हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक ठाक बिल्कुल। आपकी एमडी कैट की डेट भी आ चुकी 22 सितंबर। आई होप कि सब लोग अपने अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे सारे सब्जेक्ट की, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इंग्लिश। यहाँ पे हम आ जाए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की टेस्ट को सॉल्व करने। टेस्ट में ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स यहाँ पे इस टेस्ट में हमारे रिवाइज हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन वन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय टू पैरेलल प्लेट्स। दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये रही हमारे पास, इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। Which of following points corresponds to the higher electric potential? हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर होगा? अब पोटेंशियल डिफरेंस का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि के क्यू अपॉन आर डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही पोटेंशियल कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम कहाँ पर है? ए पर है। ए पॉइंट पर सबसे ज़्यादा हायर पोटेंशियल होगा। ऑब्वियसली इसके अलावा हम ये भी पढ़ते हैं कि पॉजिटिव यानी कि चार्ज ये हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव वाली प्लेट लोअर पोटेंशियल होता है। तो पॉजिटिव के जितना करीब आएंगे उतना हायर पोटेंशियल होगा। ए वाला पॉइंट सबसे हायर पोटेंशियल पर है। क्वेश्चन नंबर वन का ए। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन वन का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास। क्वेश्चन टू है, अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड into a capacitor while the charge on it is kept constant। बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर जब हमने कैपेसिटर टॉपिक की वीडियोस बनाई थी तो उसमें हमने ये चीज़ मेंशन की थी, बैटरी के कनेक्शन में क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, बैटरी रिमूव करने से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उनसे रिलेटेड हमने एनर्जी का फार्मूला लिखे थे। एनर्जी के फार्मूला आपको याद कराता चलूँ, एक था 1/2 CV² और एक था 1/2Q²/C। कब कौन सा यूज़ करना है, कब कौन सा यूज़ करना है, वो वीडियो लाजमी चेक कर लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर भी ये चीज़ लिखी हुई है, वाइल द चार्ज ऑन इट इज़ केप्ट कांस्टेंट। अगर चार्ज कांस्टेंट है मतलब चार्ज ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, इसका क्या मतलब, बैटरी कनेक्टेड है या बैटरी रिमूव है? द आंसर इज कि बैटरी रिमूव्ड है। बैटरी रिमूव कर ली, अब चार्जेस फर्दर ट्रांसफर नहीं हो सकती, चार्ज कांस्टेंट आ गई। व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द स्टोर्ड एनर्जी? जब हमने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया तो स्टोर्ड एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या है, पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब बैटरी अगर कनेक्टेड होती, बैटरी का काम होता है पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना। अगर बैटरी कनेक्टेड होती तो हम समझ जाते पोटेंशियल कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर चार्ज उसने कांस्टेंट बता दी, मतलब बैटरी कनेक्टेड नहीं है। बैटरी कनेक्ट ना होने से डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक के आने से क्या होगी, हमारी पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, वी की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब एनर्जी का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? एनर्जी के तीनों फार्मूला, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी के तो दो फार्मूलाज थे, उनको लाजमी पेपर पे लिख लें। 1/2 CV², 1/2Q²/C। जब चार्ज कांस्टेंट है तो चार्ज वाला फार्मूला 1/2Q²/C, यहाँ पे लिखा भी होगा हमने। क्वेश्चन नंबर टू ये रहा, 1/2Q²/C। अब डाइलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटेंस तो हमेशा इंक्रीज होती है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होने से एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है, तो एनर्जी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल भी डिक्रीज, एनर्जी भी डिक्रीज। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास, बोथ पोटेंशियल डिफरेंस एंड स्टोर्ड एनर्जी डिक्रीज होंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन थ्री में हमारे पास के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया। द क्वांटिटीज चार्ज, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड energy associated with this capacitor are given by Q naught, V naught, E naught, and U naught respectively. A dielectric slab is now introduced to fill the space between them. अच्छा जी, between the plates with the battery still in connection. अब बैटरी कनेक्शन है, बैटरी कनेक्टेड है, अब करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज आर गिवन रिलेटेड टू द प्रीवियस वन। अब कौन सी चीज़ है इन इक्वेशन इनमें से करेक्ट है? क्या चार्ज ज़्यादा हो जाएगी, पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, या फिर एनर्जी ज़्यादा होगी? सबसे पहले तो बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी का अगर कनेक्टेड है हमारी, तब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस पहले वाला और बाद वाले दोनों सेम रहेंगे। जिनके साथ नॉट लगा हुआ ये पहले वाले हैं, ठीक हो गया, डाइलेक्ट्रिक आने से पहले। पोटेंशियल तो दोनों सिचुएशन में कांस्टेंट रहेगा, ये तो ऑप्शन हो गया गलत हमारा, ठीक है। और यहाँ पे यानी कि कह रहे गए ग्रेटर होगा, ग्रेटर नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, दोनों इक्वल्स होंगे। और इसके बाद है V इज इक्वल टू ED, वेद वाला फार्मूला, V इज इक्वल टू ED। सो अगर V कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगी। ये दोनों ऑप्शन तो हो गए गलत हमारे। बाकी रह गया एनर्जी और चार्ज। अब एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, पहले वाली या ज़्यादा वाली? अब डाइलेक्ट्रिक आने से हमें पता है कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो गई। अब एनर्जी का कौन सा रिलेशन होगा, 1/2Q²/C या फिर 1/2CV²? अब यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है मतलब वोल्टेज कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है मतलब CV² वाला। सी इंक्रीज हो रही है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होने से एनर्जी भी इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी जो होगी बाद में डाइलेक्ट्रिक के आने से वो डिक्रीज होगी, कम होगी। ये ऑप्शन भी हो गया गलत। बाकी रह गया चार्ज। अब चार्ज क्या होगी, बैटरी अगर कनेक्टेड है डाइलेक्ट्रिक के आने से पोटेंशियल तो कम हो गया,
सो बैटरी क्या चाहेगी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे, वोल्टेज सेम करने के लिए चार्जेस ज़्यादा स्टोर हो जाएंगी, बाद वाली चार्ज पहले वाली चार्ज से ज़्यादा होगी। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी क्या करेगी, फर्दर चार्जेस को स्टोर कराएगी। तो बाद वाली चार्जेस यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक वो चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगी, ये पहले वाली चार्जेस कम होंगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थ्री का क्वेश्चन थ्री का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, the capacity of parallel plate condenser is 5 microfarad. When a glass plate is placed between the plates of the conductor, its potential becomes 1/8 of original value. अच्छा जी गए, हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया, उसका पोटेंशियल 1/8 8 टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू के डिक्रीज हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। अब हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब इंक्रीज या डिक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम इंक्रीज होती है या कितने टाइम डिक्रीज होती है, वो होता है हमारी उसकी रिलेटिव परमिटिविटी के टाइम्स, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स। तो ये 8 टाइम डिक्रीज हुई है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 8 ही होगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इसका। क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन बी, फोर का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव, अच्छा जी, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस सी नॉट, अ सेकंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट्स विद ट्वाइस द एरिया, एरिया डबल है एंड ट्वाइस द सेपरेशन, सेपरेशन भी डबल है यानी डिस्टेंस भी डबल है। बताएं कि उसकी कैपेसिटेंस फर्स्ट की कंपैरिजन में कितनी होगी। अब ये फार्मूला आ गया हमारे पास, C इक्वल्स टू ए टाइम्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर एरिया डबल है तो कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस भी डबल है, सेपरेशन भी डबल है, तो इसके डबल होने से कैपेसिटेंस तो कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 2 टाइम्स कम। ओवरऑल कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल कैपेसिटेंस ओरिजिनल कैपेसिटेंस के इक्वल होगी, C इक्वल्स टू C नॉट, यानी कि बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा जा रहा है कि ये चार्जेस हमारे पास, द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज जीरो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो कहाँ पर होगी। अब चार्जेस हैं अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनके मिडिल में, इनके सेंटर में यहाँ पर तो कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस हो जाएगी, पॉजिटिव से अगे अवे नेगेटिव में टूवर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके सेंटर में तो जीरो, कहीं पे बिटवीन तो कहीं पे भी जीरो नहीं होगी। अब होगी बाहर की तरफ, या तो माइनस क्यू के लेफ्ट साइड पे, या तो प्लस क्यू के राइट साइड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड अब कहाँ पे जीरो होती है, स्मॉलर चार्ज के करीब। अब स्मॉलर चार्ज क्यू है, क्यू से बाहर की तरफ लेफ्ट साइड पे, सो ऑन द लेफ्ट ऑफ माइनस क्यू, यानी कि बी ऑप्शन। क्वेश्चन सिक्स का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन सिक्स का ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद है क्वेश्चन सेवन, अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम अ लो पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज को मूव करा रहे हैं लो पोटेंशियल, उसका नाम है ए पॉइंट, टू अ हाई पोटेंशियल पॉइंट सी, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये देखें डायग्राम इसका जरा, क्वेश्चन नंबर सेवन, ये पॉजिटिव चार्ज है कोई भी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना ली। ये वाली पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव हमने सिर्फ समझने के लिए बनाई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसलिए हमने ये बना ली, वरना ये हमें बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आने से पोटेंशियल इंक्रीज होता है। सो दो पॉइंट बना लिए, एक सी वाला पॉइंट है हायर पोटेंशियल, ए वाला पॉइंट है लोअर पोटेंशियल, क्योंकि सी वाला पॉइंट ज़्यादा अगेंस्ट में आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड के। सो सी हमारा हायर पोटेंशियल, ए लोअर पोटेंशियल। सो क्वेश्चन में भी यही स्टेटमेंट थी, लो पोटेंशियल का नाम ए, हाई पोटेंशियल का सी, सो हमने अकॉर्डिंगली नाम भी दे दिया। अब चार्ज को मूव करा रहे हैं फ्रॉम ए टू सी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। चार्ज मूव कर रही है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज होगी। सो ऑप्शन ए इंक्रीज होगी क्वेश्चन सेवन। क्वेश्चन एट, इक्वल चार्जेस आर गिवन टू टू स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, रेडियाई जो है रेडियस का प्लूरल है। इक्वल चार्ज गिवन है, हमने दी है, दो स्फीयर्स हमारे पास, उन दोनों का रेडियस सेम, दोनों रेडियस डिफरेंट है। द पोटेंशियल विल बी मोर एंड स्मॉलर, या मोर एंड बिगर, इक्वल, या डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अब पोटेंशियल का फार्मूला है के क्यू अपॉन आर, रेडियस के साथ या डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका रेडियस कम है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। सो मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, स्मॉलर स्फीयर है मतलब रेडियस कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। क्वेश्चन एट का ए, क्वेश्चन नंबर एट का ए आ जाएगा ये, ठीक हो गया। अच्छा जी, नाइन, टू अनलाइक चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस टू डी, द टू अनलाइक चार्जेस, अनलाइक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है क्यू, पोटेंशियल एट पॉइंट मिडवे बिटवीन देम, बिल्कुल मिडवे पर पोटेंशियल ऑब्वियसली जीरो होगा। सो ये आ गया, एक पॉजिटिव क्यू है एक नेगेटिव क्यू, इन दोनों के मिडवे पर पोटेंशियल जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगी, यानी कि 2 टाइम्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पोटेंशियल पूछा गया जीरो, यानी कि ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10,
ए बी सी आर 3 पॉइंट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ए बी सी, 3 पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे मैक्सिमम होगी या बी पे या सी पे या सेम एट ऑल पॉइंट्स। अब मैक्सिमम कहाँ पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जा रही है। तो बी पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, बी पे मैक्सिमम है हमारी, मैक्सिमम एट बी, क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब पॉइंट है बी, यानी कि सी ऑप्शन है ये 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 10 का ये सी आ गया। वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल की बात है तो पोटेंशियल भी जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, मैक्सिमम एट बी, ऑप्शन सेम रहेगा। क्वेश्चन 11, इनसाइड ए चार्ज्ड होलो स्फीयर कंडक्टर द पोटेंशियल। अब ये जो होलो स्फीयर का क्वेश्चन आता है, इसके इनसाइड होलो स्फीयर चार्ज है, उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो, पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होता है। ये हमने बना रखा है क्वेश्चन 11। ये होलो स्फीयर है, चार्ज स्फीयर, इसके सेंटर में, इनके मिडवे पर या इनके कहीं भी यानी कि इनसाइड कहीं किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहती है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए इज कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन 12, द पॉइंट्स रिजेंबलिंग द इक्वल पोटेंशियल्स आर, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनमें कौन कौन से पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है? पोटेंशियल सेम का क्या मतलब कि दो पॉइंट्स डिस्टेंस सेम हो उनका। डिस्टेंस सेम कहाँ से हो? जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अब स्टार्ट इन पॉइंट से हो रही है, तो यहाँ से कितना दूर है? ये पी और क्यू में तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। सो एस और आर वाले सेम पॉइंट्स हैं, एस और आर का डिस्टेंस सेम है फ्रॉम दीज पॉइंट्स। यहाँ से जितना आर दूर है उतना इस पॉइंट से एस दूर है, तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल भी दोनों पर सेम होगा, एस एंड आर, यानी कि बी ऑप्शन। सो 12 का ऑप्शन नंबर बी, 12 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 13, अ कैपेसिटर सी है, द चार्ज क्यू, द एक्चुअल चार्जेस ऑन इट्स प्लेट्स आर। अब प्लेट्स पर जो चार्जेस होती हैं बेटा, वो हमेशा सेम होती है। लेट सपोज आपको कहा जाता है कैपेसिटर है, उसके अंदर 10 कूलम चार्ज स्टोर की गई है, तो 10 कूलम कैपेसिटर में जितनी चार्जेस एक इलेक्ट्रॉन से सॉरी एक प्लेट से निकली है, उतनी ही चार्जेस सेकंड वाली प्लेट पे स्टोर होती हैं। दोनों पे चार्ज इक्वल होती है, हाफ हाफ नहीं होती, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव। सो अगर टोटल चार्ज क्यू है तो एक पे पॉजिटिव क्यू होगी, एक पे नेगेटिव क्यू होगी। अगर Q/2 है दोनों पर टोटल, तो एक पर Q/2, दूसरी पर माइनस के Q/2। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 13 का, 13 का बी इज करेक्ट। 14, three charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A as shown in the figure. The force experienced by the charge placed at the vertex A. A vertex पर in a direction normal to BC। अच्छा जी, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, तीनों पॉइंट्स पे हमने क्या किया? चार्जेस रख लिए। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन भी कर लेता हूँ आपके लिए। ये जूम इन कर लिया, ए बी सी। अब कह रहा है, कहा जा रहा है कि इन तीनों पॉइंट्स पर जो फोर्स है परपेंडिकुलर टू बी सी, वो कितनी है? फोर्स परपेंडिकुलर टू बी सी। अब देखें, ये डायग्राम में दोबारा बना लेता हूँ। यहाँ पे हमने बनाई हुई है, ये रही, कहाँ गई? अच्छा जी, ये आ गई। ये हमारे पास ए पॉइंट आ गया, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। यहाँ पर ए पॉइंट पर जो चार्ज पड़ी हुई है, इस पर नेट फोर्स की डायरेक्शन हमसे पूछी गई है, बी सी के परपेंडिकुलर कितनी है। अब ये रही पॉजिटिव चार्ज है, अब ये वाली सी वाली पॉजिटिव चार्ज इस ए वाली पॉजिटिव को रिपेल करेगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी ये अवे। ये हमने बना ली इसे रिपल्जन की डायरेक्शन, जो कि सी अप्लाई कर रहा है। और ये बी पर नेगेटिव है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो ये हमने बना ली डायरेक्शन इसकी अट्रैक्शन की। एक फोर्स इस डायरेक्शन में बी की तरफ, एक डायरेक्शन यहाँ पे सी से अवे हो रही है। तो इन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स कहाँ होगी? ये वो कौन सा लॉ है? पैरेललोग्राम लॉ। सो इनकी रिजल्टेंट फोर्स बिल्कुल इनके मिडवे से निकलेगी, मिडवे से, यानी कि ये आ रही है फोर्स रिजल्टेंट, ये वाली एफ आर हमने मार्क कर लिया। अब ये फोर्स इस बी सी के पैरेलल है, यानी कि एंटी पैरेलल है, अनलाइक पैरेलल है, परपेंडिकुलर तो नहीं है। परपेंडिकुलर अगर होती बी सी के परपेंडिकुलर तो फोर्स हमारी जीरो है। तो इन दोनों की वजह से प्रोड्यूस होने वाली फोर्स बी सी के परपेंडिकुलर नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया बी सी के परपेंडिकुलर कितनी फोर्स है, हम कहेंगे जीरो। क्वेश्चन 14 में, three charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A. Shown in figure, the force experienced by the charge placed at the vertex A in the direction normal to BC। नॉर्मल को इसलिए मैंने बोल्ड किया था, नॉर्मली क्वेश्चन पेपर में आपके सामने नॉर्मल बोल्ड नहीं होगा, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। सो ऑप्शन नंबर सी इज जीरो, 14 का सी, 14 का ऑप्शन नंबर सी। अच्छा जी, 15, 15 में स्फीयर ऑफ प्लस क्यू, charge plus q is fixed in its position. A smaller sphere of charge q is placed near the larger sphere and released from rest. The smaller sphere will move away from larger sphere with dash velocity and dash acceleration, increasing, decreasing, blah blah, इस तरह के ऑप्शन है। अब क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। एक बड़ा स्फीयर है, इस पर चार्ज ज़्यादा है, ये वाला, और एक छोटा स्फीयर उसके करीब रख लिया।
अब ऑब्वियसली सेम चार्ज है दोनों पर, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये छोटा स्फीयर मूव होकर इधर आ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फोर्स कम होने से न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है, फोर्स डिक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन भी डिक्रीज होगी। एक्सीलरेशन डिक्रीज होने का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी तो इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन जिस अमाउंट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो अमाउंट कम होता जा रहा है। सो हम कहेंगे वेलोसिटी तो इंक्रीजिंग ही है लेकिन एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग है। वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है क्योंकि एक्सीलरेशन तो है, लेकिन एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रही है मतलब जिस अमाउंट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी वो अमाउंट अब कम हो रहा है। सो एक्सीलरेशन डिक्रीज होगी क्योंकि फोर्स डिक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है और एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग है। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, बाय प्लेसिंग बाय प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज्ड, ये वर्ड आ गया चार्ज्ड। चार्ज्ड का क्या मतलब कि बैटरी कनेक्टेड है या नहीं, तो बैटरी ऑब्वियसली रिमूव्ड है, चार्ज हो चुका है, ये बैटरी रिमूव्ड है। कैपेसिटर द एनर्जी स्टोर्ड इज, अब डाइलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि चार्ज है, अब एनर्जी का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, 1/2 Q² अपॉन C या 1/2 CV²। तो ऑब्वियसली चार्ज है, बैटरी का हम फार्मूला के चार्ज जिसमें कांस्टेंट है वो वाला फार्मूला यूज करेंगे, Q² अपॉन C वाला। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होने से एनर्जी डिक्रीज होगी, पूछा जा रहा है एनर्जी, हम कहेंगे एनर्जी डिक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर डी 16 का ऑप्शन डी, 1/2 Q² अपॉन C। कैपेसिटेंस में इंक्रीज होने से डाइलेक्ट्रिक जब भी आएगा एनर्जी सॉरी कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होगी हर सिचुएशन में, भले बैटरी कनेक्टेड है या बैटरी रिमूव्ड है, लेकिन एनर्जी कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी, वो डिपेंड करता है बैटरी के कनेक्शन पे। अगर बैटरी कनेक्टेड होती तो हम CV² के फार्मूले से रिलेशन निकाल लेते हैं, अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है जिस तरह ये क्वेश्चन है तो ये वाला फार्मूला है हमारा, ठीक है। 16, इसके बाद है 17, टू पॉजिटिव चार्ज सॉरी टू पॉजिटिव point charges 16 and 4 microcoulomb are separated by a distance of 3 meter, the zero field spot will be at। अच्छा जी, इसको हम इसके फार्मूले से भी कर सकते हैं कि कहाँ पर होगा जीरो फील्ड लोकेशन, लेकिन ऑप्शंस पहले हम चेक कर लेते हैं। 3 मीटर टोटल डिस्टेंस है, बल्कि इसकी डायग्राम पे आ जाते हैं। 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ गया, कहाँ गया भाई 16, 16 के बाद 17 ये रहा। अब इस क्वेश्चन को देखें ज़रा, ये डायग्राम हमने बना ली, क्वेश्चन नंबर 17 की ये रही। अब एक पॉजिटिव चार्ज है 16 माइक्रोकूलम, ये भी पॉजिटिव चार्ज 4 माइक्रोकूलम की, टोटल डिस्टेंस है 3 मीटर। अब 3 मीटर में हम जानते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इनके सेंटर में कहीं ना कहीं होगी। कहाँ पर होगी, किसके करीब होगी, स्मॉलर चार्ज के करीब होगी। टोटल डिस्टेंस अगर 3 मीटर है तो 4 मीटर है, 4 वाली के करीब होगी और 16 वाली से दूर होगी, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस को जरा गौर करते हैं सॉल्व करने से पहले। ऑप्शंस हैं 1 मीटर फ्रॉम, 1 मीटर फ्रॉम, 2 मीटर फ्रॉम, यानी कि 1 मीटर और 2 मीटर का ऑप्शन है, तो हम समझ जाएंगे। अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 1 मीटर कम है, 2 मीटर ज्यादा है। सो 1 मीटर किस चार्ज से डिस्टेंस होगा, स्मॉलर चार्ज से 1 मीटर दूर, और लार्जर चार्ज से बिगर चार्ज से 2 मीटर दूर होगा ऑब्वियसली, तो टोटल 3 मीटर हो गई। ये पॉइंट है लेट सपोज हमारा, तो ये पॉइंट 4 कूलम माइक्रो वाली चार्ज से 1 मीटर दूर होगा और इस बड़ी से 2 मीटर दूर होगा, तो टोटल डिस्टेंस 3 मीटर हो गया। अब ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है हमारे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। 17 में ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बिटवीन द चार्जेस एंड एट 1 मीटर फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, हमें ये तो ठीक है। और ऑप्शन बी है बिटवीन द चार्जेस एंड एट 1 मीटर फ्रॉम लार्जर चार्ज, नो, बिटवीन द चार्जेस एंड एट द 2 मीटर फ्रॉम लार्जर चार्ज, यस। तो बड़ी चार्ज से 2 मीटर दूर है, छोटी चार्ज से 1 मीटर दूर है, बोथ ऑप्शन ए एंड सी। तो डी ऑप्शन है 17 का डी। अच्छा जी, 18, द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स के रिप्रेजेंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं वी अपॉन डी को। ये वेद वाले फार्मूले को हमने रीअरेंज कर लिया 18 नंबर क्वेश्चन में। v इज इक्वल टू ई डी होता है तो ई विल बी इक्वल टू वी अपॉन डी, वी अपॉन डी के साथ माइनस साइन भी हम नॉर्मली लगा लेते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट कहना ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया तो वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कुछ भी कह लें। ऑप्शन नंबर सी 18 का ऑप्शन नंबर सी ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन टू प्लेट्स। 19, 2 point charges and minus 2q and q are situated in as shown in figure, at which point could the resultant electric field due to these charges be zero। ये हमारे पास दो चार्जेस हैं प्लस 2q एंड q, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे जीरो होगी, लेट्स सी। अब -2 एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, इनके बिटवीन में तो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। वजह यह है कि भाई अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, प्लस हो जाती है, क्योंकि डायरेक्शन सेम होती है। अब या तो -2q के लेफ्ट साइड पे ए पॉइंट पर, या तो +q के राइट साइड पे डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब वो पॉइंट किसके करीब होगा, ऑब्वियसली स्मॉलर चार्ज q है, +q है, तो उसके करीब डी पॉइंट है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। 19 का ऑप्शन नंबर डी, 19 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20,
अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है द कैपेसिटेंस C, द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज डबल्ड। अच्छा जी, सेपरेशन डबल हो गई यानी D की वैल्यू डबल। एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अब डाइलेक्ट्रिक भी आ गया, डाइलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटेंस क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। द न्यू कैपेसिटेंस बिकम्स 3C। अच्छा जी, न्यू कैपेसिटेंस 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। अब जी हम जानते हैं कि ये फार्मूला, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर है 20 ये रहा। अब इस क्वेश्चन को जरा देख लें, फार्मूला को C इज इक्वल टू ए टाइम्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। अब डिस्टेंस 2 टाइम इंक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस 2 टाइम डिक्रीज हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो वैल्यू आ गई सिर्फ डिस्टेंस की वजह से C/2। अब लेकिन हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए 3। कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं, अगर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू भी 3 इंक्रीज कर लें हम, तो कैपेसिटेंस 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो ओवरऑल कैपेसिटेंस हो जाएगी 3/2। यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी इज 3, देन कैपेसिटेंस विल बी 3C/2। ये तो 3/2 1.5 टाइम्स C हो गया, लेकिन हमें 3C चाहिए। तो अगर हम क्या करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी को 6 कर लेंगे, सो 6/2 हो जाएगा। 2 तो यानी कि बैलेंस हो जाएगा इस 6 के साथ 3 टाइम्स, तो ओवरऑल कैपेसिटेंस हो जाएगी 3C। यानी कि एक्चुअल में हमारे यानी कि बच्चों को ये क्वेश्चन क्या लगता है, डिस्टेंस को भूल जाते हैं, उन्हें लगता है कैपेसिटेंस 3 टाइम इंक्रीज हो रही है तो रिलेटिव परमिटिविटी भी 3 आ जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन उसने कहा डिस्टेंस भी तो डबल क्यों आए, डिस्टेंस की वजह से कैपेसिटेंस भी तो 2 टाइम कम हुई है। पहले तो हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा, लाइक रिलेटिव परमिटिविटी 2 रखेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, ओवरऑल कैपेसिटेंस सेम रहेगी। अब उसके बाद 3 टाइम इंक्रीज करनी है कैपेसिटेंस, तो रिलेटिव परमिटिविटी फर्दर 3 टाइम इंक्रीज करेंगे ताकि कैपेसिटेंस 3 टाइम फर्दर इंक्रीज हो जाए, तो ओवरऑल 2 इंटू 3 6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 20 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6। 21 में है जी, डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कैपेसिटर। ट्रू नहीं है जो, अच्छा जी, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज्ड कैपेसिटर। चार्ज्ड मतलब चार्ज हो चुका है, अब कनेक्टेड नहीं है, अब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, चार्ज हो चुका। बैटरी रिमूव्ड है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। एनर्जी स्टोर डिक्रीज, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी भाई, ठीक है। चार्ज अगर रिमूव्ड है तो यानी कि चार्ज कांस्टेंट, तो फार्मूला हो जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। चार्ज अगर कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होने से एनर्जी डिक्रीज होगी, तो ऑप्शन सही है, एनर्जी डिक्रीज होगी, कह रहा है नॉट ट्रू। इट्स चार्ज स्टोर डिक्रीजेस, चार्ज डिक्रीज हो सकती है, आंसर इज नो। अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, चार्ज तो कांस्टेंट रहेगी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, के बी सही नहीं है। 21 का बी, 21 कहाँ गया, 21 गुम हो गया, 21 ये रहा हमारा, 21 ये रहा बी, हमारा बी कांस्टेंट रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद है 22। 22 में a charge q is divided into two parts, q1 and q2, which are placed at a certain fixed point, fixed distance. The force of dash between these parts will be maximum when q1 ratio q2 is equal to dash। अच्छा जी, एक चार्ज है क्यू, उसको डिवाइड के टू पार्ट्स में, लेट सपोज एक 10 कूलम की चार्ज है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वन वन कूलम और 9 कूलम बन जाएंगे, दोनों पॉजिटिव ही बनेंगे। अगर नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव ही बनेंगे, होगी तो रिपल्शन फोर्स, ये तो हमारी श्योर है। और फोर्स मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम होगी, ये लास्ट टाइम भी हमने क्वेश्चन किया था प्रीवियस वर्कशीट में, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन किए थे। तो ये फार्मूला हमारा ये होगा कि फोर्स मैक्सिमम जब होती है जब दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड की हो, यानी कि टोटल चार्ज का हाफ हाफ हो। लेट सपोज टोटल चार्ज 10 कूलम है, तो दोनों यानी कि 5 कूलम की होंगी, तो उनका प्रोडक्ट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर प्रोडक्ट हो जाएगा 25। और इसके अलावा कोई भी यानी कि कर लें, एक 9 का कर लें, एक 1 का कर लें, फिर भी प्रोडक्ट 9 आएगा। एक 2 का कर लें, एक 8 का कर लें, तो 16 आएगा। तो 5 पे 25 मैक्सिमम आता है, सो ऑप्शन लास्ट इज करेक्ट, रिपल्जन होगा, रेशो 1 होगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन by electric field in joules in carrying a charge plus q along the closed path PQRSP। क्लोज पाथ में वर्क डन। इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा कंजर्वेटिव फील्ड होती है, कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन 0 होता है। कंजर्वेटिव फील्ड डिपेंड करती है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ग्रेविटेशनल फील्ड भी इसी तरह होती है, तो यहाँ पे वर्क डन अगर क्लोज पाथ है तो 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 23 का ए, 23 का वर्क डन 0 ए। 24, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा नहीं ज़्यादा ट्रिकी है। 6 कैपेसिटर्स ऑफ सेम कैपेसिटेंस आर ज्वाइंड इन पैरेलल एंड चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। ओके, सो ये हमने बना लिया, ये रहा, हमने 6 कैपेसिटर लगा लिया, 1 2 3 4 5 6, इनको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया, 10 वोल्ट की बैटरी, और सारे चार्ज हो गए 10 वोल्ट में। इसमें पैरेलल में हम जानते हैं पोटेंशियल सेम रहता है, तो सबका पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट, चार्ज हो गए 10 तक। ओके, अब क्या कह रहा है आगे,
नाउ दे आर सेपरेटेड एंड कनेक्टेड इन सीरीज। अब इन दोनों को सेपरेट कर लिया हमने, कनेक्ट कर लिया सीरीज में, ये सीरीज में आ गए। और अब सबका, अब की बार सबका पोटेंशियल कितना कितना होगा, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट सबका हो गया। आई द पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ अनदर। ठीक है, अब एक की एक प्लेट दूसरे के साथ कनेक्ट है, उसकी दूसरी प्लेट दूसरे के साथ, इसी तरह से यह सारी कनेक्टेड है। then the potential difference between the free plates of free combination। अब फ्री प्लेट्स कौन सी हैं, एक ये वाली प्लेट फर्स्ट वाली, एक लास्ट वाली, इनके दरमियान में टोटल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है। अब सीरीज में हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, सबको प्लस हो जाते हैं, सारे प्लस होकर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। तो सबका कितना था 10 10, क्योंकि पैरेलल से सारे 10 लेकर आए हैं, तो ओवरऑल 3 कैपेसिटर है। सो हमारे पास हो जाएगा 60 वोल्ट बी, 24 का बी हो जाएगा, ये रहा 24 का बी 60 वोल्ट। अब 25, two capacitors of capacitance 6 microfarad and 4 microfarad are put in series across a 120 volt battery, and what is the potential difference across 4। अब ये जो दो क्वेश्चन आ रहे हैं या तीन क्वेश्चन, ये थोड़े से मैथमेटिकल हैं, तो इनको हम प्रैक्टिस करेंगे। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 और 4 है, दो कैपेसिटर 6 और 4 के सीरीज में कनेक्टेड है अक्रॉस 120 वोल्ट। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस 4 का। अब पोटेंशियल डिफरेंस में Q इज इक्वल्स टू सी भी होता है, हम जानते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, V की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन सी, फार्मूला को हमने रीअरेंज कर लिया, अब हो जाएगा Q अपॉन सी के। अब ये 25 को मैं ओपन भी कर लेता हूँ, ये रहा V इज इक्वल टू क्यू सी होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आ गया। अब कैपेसिटेंस तो हमें गिवन है, किसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, 4 माइक्रोफेरेड का, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब चार्ज कितनी होगी, चार्ज की वैल्यू हम नहीं जानते, तो चार्ज की वैल्यू कहाँ से आएगी, Q इज इक्वल टू सी वी से आएगी। अब सी कहाँ से आएगा, सी कौन सा रखेंगे, अब की बार सी हम 4 वाला नहीं रखेंगे, क्योंकि पोटेंशियल हमें टोटल की गिवन है। ये जो क्वेश्चन गिवन है कि 120 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट है, सो ये 1 वोल्ट 20 के साथ ये दोनों कनेक्टेड है कॉम्बिनेशन, तो कैपेसिटेंस की भी दोनों की कंबाइंड यहाँ पर लेंगे। तो कंबाइंड यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 और 4 की कितनी होगी, 1/6 माइक्रोफेरेड प्लस 1/4 माइक्रोफेरेड, दोनों की एलसीएम हो जाएगी 12, 6 का टेबल 12 पे 2 टाइम्स 2 प्लस 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम्स, ये 3 2 प्लस 3 हो गया 5, 5/12 माइक्रोफेरेड, ये हो गया 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू, दोनों का रेसिप्रोकल किया तो c इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 12/5 माइक्रोफेरेड। ठीक हो गया। अब 12/5 इक्वल होता है 2.4 माइक्रोफेरेड। अब ये आ गई कैपेसिटेंस की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। अब क्यू चार्ज फाइंड करनी है, चार्ज हो जाएगी Q इज इक्वल टू सी वी। सो सी की वैल्यू आ गई 2.4 माइक्रोफेरेड मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज थे 120, इसके साथ 10⁻⁻6 भी आएगा यहाँ पर, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। ओके, सो ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई हमारी चार्ज की वैल्यू। अब ये वैल्यू हम चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस में, V इज इक्वल टू Q अपॉन सी में। Q की वैल्यू यही रख ली हमने 2.4 है, मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 4 माइक्रोफेरेड। माइक्रो के साथ 10⁻⁻6 कैंसिल हो गया, 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम, 120 पे 30 टाइम, 30 को मल्टीप्लाई किया 2.4 से तो 72 वोल्ट आंसर आ गया। यानी कि ये 3 स्टेप मेथड है भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत गंदा क्वेश्चन है। दोबारा समझते हैं क्वेश्चन को, जरूर समझ लेंगे। दो कैपेसिटर है 6 और 4 के, सीरीज में कनेक्टेड है 120 वोल्ट बैटरी के साथ। अब 120 वोल्ट किसके साथ कनेक्टेड है, किसी एक के साथ कनेक्टेड नहीं है, दोनों के साथ है। जब भी हम वोल्टेज की वैल्यू 120 ले रहे हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू दोनों की कंबाइंड लेंगे, एक किसी एक की नहीं लेंगे। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर माइक्रोफेरेड का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस का सबसे पहले हमने फार्मूला बनाया, वो तो हो जाएगा Q अपॉन सी। अब सी की वैल्यू तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ का फाइंड करना है, 4 माइक्रोफेरेड का, लेकिन क्यू की वैल्यू हम जानते ही नहीं है, चार्ज कितनी होगी। अब सीरीज में कनेक्टेड है तो हम जानते हैं सीरीज में हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम रहती है, सो टोटल चार्ज हम फाइंड कर लेते हैं सीरीज में। सो चार्ज फाइंड करने का फार्मूला है सी वी। दोबारा हमें परेशानी होगी कि सी की वैल्यू तो हम जानते ही नहीं है। सो पहले हमने क्या किया, इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर ली, जो कि आ गई 2.4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, चार्ज फाइंड कर ली, Q इज इक्वल टू सी वी, 2.4 को V के साथ 120 के साथ मल्टीप्लाई करा लिया, तो टोटल चार्ज आ गई हमारे पास, टोटल चार्ज आ गई ये 2.4 मल्टीप्लाई 120 इंटू 10⁻⁻6। अब हमने फाइंड किया पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस से टोटल चार्ज चार्ज सब पर सेम होगी, वही चार्ज की वैल्यू लिखी, अपॉन में 4 माइक्रोफेरेड, सी की वैल्यू 72 आ गया। इसको समझ के करना है, रट्टा मार के नहीं, समझ के करना है कि ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये स्टेप्स हम क्यों कर रहे हैं। अच्छा जी, 25 के बाद 26 कहाँ गया, ये रहा 26 भी थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा जी, 3 capacitors of 12, 6 and 4 microfarad are joined first in series then in parallel. What is the ratio of equivalent capacitance in two cases? ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत ईजी है। पहले सीरीज में कनेक्ट किया तो इनकी सी इक्विवेलेंट हो जाएगी 1/12, 1/6 प्लस 1/4, तीनों की एलसीएम हो गई 12, 12 का टेबल 12 पे 1 टाइम, ये 1 प्लस 6 का टेबल 12 पे 2 टाइम्स, ये 2,
4 का टेबल 12 पे 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 3 प्लस 1 2 प्लस 1 ये हो गया 6/12 और दोनों का रेसिप्रोकल किया सी इक्विवेलेंट ऊपर चला गया तो ये 12/6 हो जाएगा 12/6 ये हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। सीरीज की वैल्यू आ गई 2 माइक्रोफेरेड और पैरेलल में कितनी आ जाएगी सबको सिंपली प्लस कर लेते हैं 12 6 4 को 22 माइक्रोफेरेड। सी कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल ये रेशो आ गया 2 डिवाइड बाय 22 तो रेशो आ गया 1:11। ऑप्शन नंबर सी थोड़ा लेंदी है लेकिन ईजी है आई थिंक। सो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी 26 का ऑप्शन नंबर सी 1:11। 27 टू कैपेसिटर्स हैं 2 और 6 माइक्रोफेरेड इन सीरीज हैं कनेक्टेड इन पैरेलल टू थर्ड कैपेसिटर C3। अच्छा ये आ गया हमारा सर्किट इसका ये रहा। दो कैपेसिटर है हमारे पास 2 और 6 के दोनों सीरीज में और ये फिर कनेक्टेड है 4 माइक्रोफेरेड के साथ पैरेलल में। ठीक हो गया। अच्छा जी टू कैपेसिटर 2 और 6 इन सीरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद थर्ड कैपेसिटर 4 माइक्रोफेरेड। ओके द अरेंजमेंट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। ये पूरी अरेंजमेंट 2 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है यहाँ पर। ठीक है अब कहा जा रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट बाय द बैटरी। अब एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं 1/2 या तो क्यू स्क्वायर अपॉन सी या तो 1/2 सी वी स्क्वायर। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है हम सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पूरे कॉम्बिनेशन की सी की वैल्यू फाइंड करेंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू सबकी इक्विवेलेंट उसको वी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे वी स्क्वायर के साथ सी वी स्क्वायर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। सो पहले हम इन दोनों की 2 और 6 की इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं फिर 4 के साथ। सो 2 और 6 सीरीज में है तो 1/6 सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/6 एलसीएम हो जाएगी 6 यहाँ पे रख ली 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम ये हो जाएगा 3 प्लस 6 का टेबल 6 पे 1 टाइम तो 1 3 प्लस 1 हो गया 4/6। अब ये 1/6 इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई इनका रेसिप्रोकल लेंगे सी इक्विवेलेंट ऊपर चला गया तो ये भी ऊपर चला जाएगा 6/4 या तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं इसे हम। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 6 माइक्रोफेरेड अपॉन 4 और इसको सॉल्व किया तो 1.5 तो 2 और 6 की इक्विवेलेंट आ गई 1.5। अब ये कनेक्टेड है पैरेलल में 4 के साथ तो इनको सिंपली प्लस कर लेंगे 1.5 प्लस 4 1.5 प्लस 4 किया तो सी इक्विवेलेंट आ गई 5.5। अब एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 सी वी स्क्वायर 1/2 सी की वैल्यू 5.5 माइक्रोफेरेड मल्टीप्लाइड बाय कहाँ गया वी वी कितना गिवन है हमें 2 का स्क्वायर माइक्रो की जगह माइक्रो मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया 2 का स्क्वायर यानी कि वोल्टेज 2 वोल्ट की बैटरी थी तो उसका स्क्वायर कर लिया 5.5 को मल्टीप्लाई किया 2 से 2 का स्क्वायर कर लिया 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 ये अपॉन में 2 है 1/2 इस 2 के साथ वो 4 डिवाइड हो जाएगा आंसर आ जाएगा 2 2 का डबल 4 पे 2 टाइम्स तो ये आ जाएगा 2 5.5 मल्टीप्लाई 2 इंटू 10⁻⁻6 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 11 11 इंटू 10⁻⁻6 जो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रैक्टिस कर लीजिएगा बहुत इजी है मुश्किल नहीं है थोड़ा लेंदी है मैं भी जल्दी जल्दी में पढ़ता जा रहा हूँ लेंदी लग रहा है लेकिन मुश्किल नहीं है। ओके जी क्वेश्चन नंबर 28 A glass plate is put within the plates of a charged parallel plate condenser. Which of the following quantities does not change? Charged अगेन आ गया चार्ज पैरेलल प्लेट चार्ज हो चुका है हम उसे चार्ज नहीं कर रहे बैटरी कनेक्टेड नहीं है बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो डज नॉट चेंज कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी चार्ज करनी चेंज नहीं होगी। सो ऑप्शन नंबर बी 28 का बी 28 का बी। 29 a capacitor is connected to a voltage source such that it gets fully charged now if battery is removed। अब अगेन बैटरी रिमूव हो गई एंड डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर लिया देन व्हाट इज नॉट करेक्ट जो करेक्ट नहीं है चार्ज रिमेन सेम ये तो सही है। कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी या नहीं अब ये सोचते हैं हम कि क्या कह रहा है बैटरी रिमूव हो गई बैटरी रिमूव होने से कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होगी हमने कहा था डाइलेक्ट्रिक जब भी आएगा तो ये भी सही है। एनर्जी रिमेन सेम नो भाई एनर्जी क्यों सेम रहेगी वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज हाँ भाई अगर बैटरी कनेक्ट होती तो वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहता अब तो डिक्रीज ही होगा बैटरी रिमूव होने की वजह से। एनर्जी सेम नहीं रहेगी 1/2 सी वी स्क्वायर है 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी यहाँ पर आएगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी क्योंकि चार्ज सेम है तो कैपेसिटेंस बढ़ने से एनर्जी कम होनी चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ एनर्जी सेम रहेगी विच इज रॉन्ग। 29 का ऑप्शन नंबर डी 29 का ऑप्शन नंबर डी। अब 30 what is the direction of net electric field? Net electric field at the point P which lie on the perpendicular bisector of the line joining the two charges। अच्छा जी ये हमारे पास डायरेक्शन है इसकी ये दो चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू ये पॉइंट है पी इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो अब पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इसको समझने के लिए हम ये करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 30 है इसकी डायग्राम हमने बना ली है। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू ये हमारा पी पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन
अब पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे होती है, ये हमने बना ली अवे की डायरेक्शन, ये वाली, ये पॉजिटिव की तरफ से आ रही है, और नेगेटिव की टूवर्ड्स होती है तो नेगेटिव की इसकी तरफ आ गई। तो दोनों की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों के बिल्कुल सेंटर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी आ रहा है ये डाउनवर्ड में। ठीक है बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 30 तक ये टेस्ट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 टेस्ट हमने कर लिए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक्स की बनाते रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, मेरे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं एनी टाइम। थोड़ा लेट होगा लेकिन रिप्लाई इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ज़रूर दे दूँ। ओके बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपके साथ ज़रूर रहेंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ भी बनाते रहें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, समझ आ रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें वीडियोस को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।